हाँ जी। देखो रे, कल अपने रिट बात की थी, कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। पांचों टाइप एक साथ समझ लेना। नहीं क्या, ये कंफ्यूजन बहुत पैदा करते हैं कि कौन सी रिट कब जारी की जाती है। तो देखो, पहली होती है, कोई बताएगा पहली कौन सी होती है रे? हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। हार्बेस कॉर्पस। देखो, पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी यानी किसी ना किसी को क्या कर दिया गया है रे? बंदी बना दिया गया है, उसको बंधक बना रखा है। दूसरी होती है परमादेश। ठीक है। तीसरी होती है प्रतिषेध। चौथी होती है उत्प्रेक्षण। और पांचवी होती है अधिकार प्रथा। हेर्बस कॉर्पस, मेंडेमस, सिरटियोरी। ठीक है। और इसका इसका याद आता है बताता हूँ। इसका है क्यों ओरांटो। ठीक है, क्यों ओरांटो। अब देखो रे, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी, चाहे कोई सरकारी कार्यालय, अब कार्यालय लिख रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ, या कोई निजी कार्यालय, या कोई व्यक्ति इस फलाने आदमी को बंदी बना ले। किसी सरकारी कार्यालय ने बना लिया है असंवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीका नहीं है, असंवैधानिक तरीके से क्या कर लिया है? बंदी बना लिया है। या किसी निजी कार्यालय ने बना लिया है, या किसी पर्सनल किसी व्यक्ति ने बंदी बना लिया है। इसके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने एक रिट लगा दी कि सर फलाने व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से क्या कर रखा है रे? बंदी बना रखा है। तो फिर हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा कि फलाने व्यक्ति का शरीर पेश किया जाए। यदि आप इसका सही अर्थ निकालोगे तो एक लेटिन वर्ड है बंदे प्रत्यक्षीकरण, और इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना, कि जो उसकी बॉडी है उसे क्या किया जाए? प्रेजेंट किया जाए हमारे सामने। ठीक है। तो ये होती है जब किसी व्यक्ति को किसी असंवैधानिक तरीके से, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से क्या कर ले रे? बंदी बना ले। ठीक है। तब हाईकोर्ट रिट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए? पेश किया जाए। यह है पर्सनल, व्यक्तिगत है ये, कि संस्था के ऊपर नहीं जारी की जा रही है। संस्था के ऊपर जारी की जाती है तब किसी दूसरे कार्यालय के अपोजिट जारी की जाए। ये किसी व्यक्ति के लिए जारी की जा रही है कि आपने किसी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से बंदी बना रखा है, उसे आप पेश कीजिए। इसको तोड़ो रे, परमादेश, परम धन आदेश, आदेश जारी किया जाएगा। इसमें होगा आदेश जारी। आदेश में क्या होगा कि ये कोई व्यक्ति है सरकारी कर्मचारी, ये क्या है रे? कोई व्यक्ति है सरकारी कर्मचारी, इसके खिलाफ आदेश जारी होगा। ये निष्क्रिय बैठा है, ये कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। इसको एक्टिव, वापिस एक्टिव करने के लिए क्या कर दिया जाएगा रे? आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना रे, ये आदेश राष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई भी सार्वजनिक पद के ऊपर बैठा है, यदि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहा है, उसे दोबारा रीएक्टिव करने के लिए हाईकोर्ट क्या कर देगा? आदेश जारी कर देगा कि आप अपना कार्य क्या कीजिए, सुचारू रूप से कार्य कीजिए, अन्यथा हम क्या कर देंगे? आपको टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। ये अपना कार्य करें या ना करें, इनके ऊपर ये रिट लागू नहीं होगी। अब देखो, सबसे बड़ा खेल है दो, ये आपको परेशान करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि दोनों की दोनों न्यायालय के खिलाफ जारी होती है। ये देखो रे, ये कोई हाई कोर्ट है मान लो, ठीक है, और ये नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ये तो आपका हाई कोर्ट है और ये आपके सब डिविजनल कोर्ट है कोई भी। ठीक है। अब होता क्या है, मान लो इस सब डिविजनल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर दी है। ठीक है। सुनवाई की है, केस चल रहा है। ठीक है। सुनवाई कर दी है, केस चल रहा है। उस टाइम पे हाई कोर्ट इसे यह आदेश दे सकता है कि यह आपका कार्य नहीं है,
आप जो कार्य कर रहे हो इसे बंद कर दो। क्या कर दो रे? बंद कर दो। तो जो हायर कोर्ट होते हैं ना, जो हाई रेंज पे बैठे हैं, वो लोअर कोर्ट के खिलाफ क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रतिषेध का। वो ये कहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हो वो आपके न्यायिक क्षेत्र के बाहर है, आपकी जुडिशरी सिस्टम है, उस जो एरिया है आपका जुडिशरी एरिया है उसके क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, आप इस कार्य को रोक दीजिए। हाँ कर दे, ले मैं कर दूंगा, रुक जा। हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कार्य रोका जा रहा है। देखो मैं जो अंतर बता रहा हूं वही बोल रहा हूं। यहां कार्य रोका जाएगा, केवल और केवल रोका जाएगा। ये आदेश नहीं होगा कि ये कार्य हमारे पास भेज दो। जो उत्प्रेक्षण वाली की है ना रिट, इसमें क्या होगा कि कार्य रोकेंगे तो जरूरी, और साथ में ये और कहेंगे कि हमारे पास भेज दो। इसकी सुनवाई कौन करेंगे? हम करेंगे। यहां कार्य रोक दिया गया है, पास में नहीं बुलाया गया है। ये कहा गया है रोक दो, कार्य नहीं करना है। ये इसमें कहेंगे कि कार्य को रोक तो दो ही, साथ में हमारे पास और भेज दो, इसकी सुनवाई हम करेंगे अब। ठीक है, तो इन दोनों में इतना ही फर्क है। दोनों न्यायालय के खिलाफ जारी होती है, हायरली कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करते हैं। इसमें कार्य को स्टॉप किया जाता है, इसमें कार्य को अपने पास मंगा लिया जाता है। रोकेंगे और कह देंगे अपने हमारे पास भेज दो, हम कार्य को करेंगे। ये केवल और केवल न्यायपालिका जुडिशियल सिस्टम है, अपना जुडिशरी सिस्टम है, उसी में लागू होगी। ये ध्यान रखना, ये कार्यपालिका पे भी लागू होती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल। यदि कोई मंत्री अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर दे, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगी? रिट जारी हो जाएगी। तो ये केवल और केवल न्यायालय के खिलाफ जारी होती है, यह न्यायालय और कार्यपालिका दोनों के खिलाफ जारी होती है। और अधिकार पर्चा होता क्या है कि मान लो ये व्यक्ति है, इसने कोई सार्वजनिक या राजनीतिक, दोनों पद लिख रहा हूं रे, बोलो सर राजनीतिक पद कौन से होते हैं? जैसे फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ले लो, FCI। इसमें जो इसको संभालने वाला अधिकारी होता है वो एक IAS अधिकारी होता है। इसी के पास में एक व्यक्ति बिठाया जाता है जो राजनीतिक पार्टियां बिठाती हैं, जिसकी सरकार होती है। जैसे आज के दिन इसका मंत्री कौन है? चिराग पासवान। तो ये बंदा यहाँ अपना एक बंदा अपॉइंट करेगा, ठीक है। साइन तो इसी के होंगे, लेकिन साइन इसके भी साथ में होंगे। ये यहाँ राजनीतिक प्रमुख है इसकी, इस मंत्री की ओर से। ये मंत्री की ओर से पूरे कार्य की देखरेख करेगा। हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव पेश किया जाता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का अलग आएगा, ठीक है। उनके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के सब राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो इस पद पे जो व्यक्ति बैठा है राजनीतिक प्रमुख के पद पे, या सार्वजनिक यानी कोई गवर्नमेंट अधिकारी है जिसने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करके उस पद को ग्रहण कर लिया है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने पद ग्रहण किया है, ठीक है, केवल और केवल उसके खिलाफ ये रिट जारी होती है जिसने पद दिया था। जैसे मान लो ये चिराग पासवान जी है, इसने यहाँ इस व्यक्ति को बिठाया है, ठीक है, तो इनके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं होगी। जो व्यक्ति उस पद के ऊपर अपॉइंट किया गया है, केवल और केवल उसी व्यक्ति के ऊपर क्या होगी रे? अधिकार पर्चा की क्या होगी? जारी होगी कि आपने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। जैसे अब देखो, मैं कल आपको 12 अंकित अंकित 12 वाला केस कल मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जिसमें वो दोनों दंपति को हटाया गया है, उसमें इसी का प्रयोग किया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया कि आपने अपने अधिकार का क्या किया है? विरोध किया है, ठीक है। उसमें अधिकार में देखो फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है रे, वहां फर्जी डॉक्यूमेंट है क्या कि ये दोनों दंपति हैं, ठीक है, ये वो लेडीज है, ठीक है। इन दोनों ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए। देखो डमी एग्जाम में बैठते थे ना आज तक, ये ड्यूटी कर रहे थे दोनों, इन दोनों की जगह, ठीक है। केस था 2017 का, सरकार ने कर दिया माफ। किसने? गहलोत सरकार ने माफीनामा देके। लेकिन भजनलाल सरकार ने, क्योंकि देखो एक बार लाइन खींचती है ना, उसकी जांच कोई भी सरकार कर सकती है। उन्होंने दोबारा इस केस को रिएक्टिव किया, दोनों को टर्मिनेट कर दिया, और 9.8 करोड़ के आसपास, यानी 9 करोड़ 80 लाख के आसपास की वसूली का आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ये इन जगह काम आती है। कोई व्यक्ति गलत तरीके से डॉक्यूमेंट पेश करके लगता है। जैसे अभी कल परसों की बात है, 1997 में एक ऐसा ही लगा था जो आज के दिन DSP पद पे है,
और जो उसने यहां 10वीं की मार्कशीट लगाई थी वो फर्जी थी। अब तक पता इसलिए नहीं चला कि जिस व्यक्ति ने बनाई थी उससे इसकी बढ़िया दोस्ती थी। अब वो दोस्ती टूट गई। उसने पुलिस विभाग को पत्र लिख दिया, बोले साहब मेरे पास सबूत है 10वीं की मार्कशीट फर्जी है। तो अब वो टर्मिनेशन के दायरे में आ गया है। तो अब यहां से जो पूरा पेमेंट है ना, जितना भी, उसके सारे की ब्याज समेत वसूली होगी है। हाँ, इस पे 9 करोड़ 8 लाख ऐसे थोड़ी हुए हैं, 9 करोड़ 80 लाख ये पूरे ब्याज समेत हुए हैं। तो यहाँ ये आपकी रिट है। तो अपने जो अभी उत्प्रेक्ष जो प्रोहिबिशन वाला केस आया था, ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन वाला केस था प्रतिषेध वाला पीसी वाले पेपर में, उसमें यही तो था कि जो उच्चतर कोर्ट होते हैं, जो हायर कोर्ट होते हैं, वो लोअर कोर्ट के खिलाफ क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। तो वो आपका उसमें जो थर्ड ऑप्शन था वो आपका यहाँ आंसर है। ये 5 प्रकार की रिट है, लिखना शुरू करो। एग्जाम्पल कैसे? जैसे किसी पुलिस वाले ने ना, कोई पुलिस वाले किसी बंदे को उठा के ले गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ठीक है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होगा। ठीक है, अब पुलिस वालों ने उसको धर रखा है, 7 दिन हो गए 8 दिन हो गए, तो उसके घर वाले पहुंच गए हाई कोर्ट, बोले साहब आदमी को लेके गए थे पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तब ये रिट जारी की जाती है। हाँ जी। हाँ, लेकिन वही मुकदमा मंगवा सकती है जो नीचे वाले कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। हाँ, उसको भी मंगा सकती है, उसको भी मंगवा सकती है। इसमें तो देखो, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ उस पर कार्रवाई होगी तो चालू होगा। ठीक है, इसमें उसको भी मंगवा सकती है जो फैसला सुना दिया है, उसको भी रीओपन करवा लेगी उठा के। अधिकार पर था। हाँ, बीसीसीआई संस्था है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट है। एक तरीके से गवर्नमेंट है। वो कैसे? क्योंकि वहां एक राजनीतिक प्रमुख नियुक्त किया जाता है। हाँ, सेक्रेटरी है वो। हाँ, शायद सेमी गवर्नमेंट में आती है, पूरी गवर्नमेंट नहीं है संस्था ये, सेमी गवर्नमेंट में आती है कि कुछ पद है ना, सरकार से बाहर से ही नियुक्त किए दिए जाते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं होता। बाकी देखनी पड़ेगी, कंट्रोल है सही सरकार का, बाकी देखना पड़ेगा कि कैसे आती है। हाँ, लिखना शुरू करो रे। जो ऊपर वाला नोट है वो कल वाली बात का है। जो आपने कल 3 अंतर लिखे थे, उसमें आपको एक बात सिद्ध हुई थी कि सबसे ज्यादा रिट पावर जारी करने की शक्ति किसके पास है रे? हाई कोर्ट के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वो ये नोट है आपका। उपयुक्त तथ्यों से ये स्पष्ट हो गया है कि उच्चतम न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता क्या होती है रे? अधिक विस्तृत होती है, अधिक ज्यादा होती है। और अगली है हर्बस कॉर्पस। लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। देखो, एक चीज देखना रे, मैं जो अभी वो बात समझा रहा था, यह सरकारी, निजी व्यक्ति अथवा संस्था दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्योंकि बंदी है ना, बंदी जरूरी नहीं है पुलिस वाले बनाए, किसी और व्यक्ति ने बना लिया है तब भी ये जारी कर दी जाएगी। कैसे करते, कब करती हैं? बाड़ाबंदी करती हैं वो तो। हाँ, तो बाड़ाबंदी वो उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार है बाड़ाबंदी करना।
अब यार तेरे को चुनाव लड़ना हो, पता चला कि तेरे को हम कोचिंगों का वो बनाने हैं, अध्यक्ष बना रहे हैं, तो तू कोचिंग वालों को उठा सकता है तेरे मन की मर्जी के हिसाब से। बस वो कोचिंग वाले तेरे को मिलने चाहिए। उसमें रिट विट नहीं काम आती। हिंदी में क्या समझ में आ जाएंगे। जैसे अब बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो ये बंदी पहले आ गया ना, तो इसे समझ में आ जाएगी हाँ अच्छा व्यक्ति के बंदी वाली है। परम आदेश है ना, तो परम धन आदेश, यानी किसी निष्क्रिय व्यक्ति को एक्टिव करने के लिए आदेश ऑर्डर जारी किया जा रहा है, उससे ज्यादा सही है। कुछ वर्ड सही है, जैसे लास्ट वाला समझ में आ जाएगा, अधिकार पर्चा, कि अपने अधिकार का क्या कर दिया गया है, गलत तरीके से उपयोग किया गया है। और लास्ट वाले दो, बीच वाले दो है ना, उसमें आपको अंतर ध्यान रखना है, कौन सा तो मंगवाता है और कौन सा रोकता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कथन कारण का ये, कि उत्प्रेक्षण मंगवाती है या रोकती है, या प्रतिषेध मंगवाती है या रोकती है। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन, और उत्प्रेक्षण को बोलते हैं सिटी और आरी। लिख दिया? अरे पीछे वालों, देखो रे एक चीज ध्यान रखना, एक ऊपर वाली लाइन है, ये यहाँ राज्य सरकार की नहीं है। यदि सरकार के विरुद्ध रिट जारी की जाती है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं जारी होती, वो रिट जारी होती है जो मुख्य सचिव नियुक्त होता है ना, उसके खिलाफ। तो जो मुख्य सचिव, यहाँ भी कौन है मुख्य सचिव राजस्थान में? सुदास पंत। कौन है? सुदांश पंत। तो उनके खिलाफ जारी होगी, ना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ जारी होगी। हाँ एक जगह जारी नहीं होगी रे, ध्यान रख लेना। विधानमंडल, विधानमंडल समझ गए कौन कौन से? संसद, विधानसभा और विधान परिषद। न्यायालय कि किसी ने अवहेलना कर दी है रे, ठीक है, और उसको बंदी बना लिया इन लोगों ने। दूसरा, न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर, जैसे मान लो राजस्थान का हाईकोर्ट है। अब राजस्थान के हाईकोर्ट की जुडिशरी कितनी है? राजस्थान की बाउंड्री, ठीक है, इसके बाहर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, इसके बाहर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को उठा लिया है, तब इस राजस्थान हाईकोर्ट के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ये रिट जारी कर दे। उसकी बाउंड्री में होना चाहिए, उसका जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंतर्गत आना चाहिए वो, तभी ये जारी होगी, अन्यथा जारी नहीं होगी। जैसे फिल्मों में देखते हो ना, बोले तू चुप हो जा, अब बार ये कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी, मैं तेरे को जेल में डाल दूंगा, तो उस टाइम पे ये रिट काम नहीं आती है। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसमें वो विदाउट एफआईआर काम चलता है वो। और ये मैंडेमस है, इसका अर्थ है कि हम ऑर्डर देते हैं, वी ऑर्डर। यदि सार्वजनिक पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी करके उसे कर्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है। गर्मी से शांति मिलेगी अब तो, 2 दिन से तो। मुख्य सचिव बनने के लिए किसी व्यक्ति को 25 साल के भीतर भीतर आईएएस अधिकारी बनना पड़ेगा।
तभी वो मुख्य सचिव के पद तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं। क्या पता राज्य के मुख्य सचिव तक तो पहुंच जाए लेकिन सेंटर के नहीं पहुंच पाएगा। यदि किसी ऑर्डर पे मुख्यमंत्री के साइन और इसके नहीं हो तो वो ऑर्डर मान्य नहीं होता। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नकली वाले जो पेपर है, जो नकल वकल करते हैं, पेपर आउट करते हैं, उनके खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। यदि कल आपने देखा हो तो डेट याद रखना, 21 जून। अब ये जो पेपर वेपर आउट करते हैं उनके खिलाफ कानून बना दिया गया है। पहले स्टेट गवर्नमेंट में, राजस्थान में तो पहले से लागू था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो सब लागू हो गया, जिसमें शामिल किया गया है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक एंड आईआईटी एंड एनटीए जितनी भी एग्जाम करवाती है वो, और नीट, इनको स्पेशली शामिल किया गया है। ये नाम उसमें दर्शाए गए हैं। यदि इनके कोई पेपर आउट करता है तो 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। और यदि इन पेपरों के सेंटर पे जाते वक्त किसी कैंडिडेट के पास इलीगल वस्तु मिलती है जो पेपर के खिलाफ है, पेपर का देने के खिलाफ है, तो 3 साल की सजा व 10 लाख का जुर्माना, और वो लाइफ में दोबारा कोई पेपर नहीं दे सकता। वो घर तो तोड़ देंगे, ये वसूली कहां से करेंगे 1 करोड़ की जुर्माने वाली। जुर्माना, जैसे मानो एक बात तो अगले ने ये कह दिया जुर्माना तो नहीं है साहब, कहां से दें, तो जो उसकी संपत्ति होती है ना उसको निपटा दिया जाता है। हैं, जितना होगा उतना की जाती है। फिर वो जेल में उसको जो पेमेंट मिलता है ना वो भी नहीं मिलता। लिख दिया। देखो रे, ये परम आदेश है ना, इन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया जाएगा, कभी नहीं कर सकते ये किसी, इनके पास इतनी जुडिशरी सिस्टम नहीं है। अब देखो किन किन के खिलाफ नहीं होता है। निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए जारी करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि कोई एक्टिव इनएक्टिव था जिसको एक्टिव करने के लिए जारी कर दिया गया है। या ये देखो कथन के तौर पे क्वेश्चन आता है, आरपीएससी के तो फेवरेट क्वेश्चनों की लिस्ट में है ये, कि वह रिट बताइए जिसमें किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को निष्क्रिय से सक्रिय किया जाता है। वह रिट कौन सी है, तो कौन सी है, परमादेश, मेंडेमस। ठीक है, यह केवल सार्वजनिक अधिकारियों या प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जाती है, निम्नलिखित लोगों के खिलाफ जारी नहीं होगी। अब कौन कौन से, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, ये दो तो है ही हैं। अब देखो निजी व्यक्ति और संस्था, जैसे मान लो कोई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसका प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, अगले की मर्जी, उसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। इसके अलावा जब कर्तव्य विवेकाधीन शक्तियों के अधीन हो, यदि व्यक्ति ने यह कह दिया है, कोई सार्वजनिक पद का अधिकारी है, उसने ये कहा कि मैंने मेरी विवेक की शक्तियों से, जो मेरे पास ज्ञान है उसकी शक्तियों से मैंने ये आदेश जारी किया है, ठीक है, या मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूं, मेरे को ये ऐसा अनुचित लग रहा है, तब भी जारी नहीं होगी। संविदा, जो संविदा पे कार्य करते हैं ना जो व्यक्ति, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उनके खिलाफ जारी नहीं होगी। दूसरा, उच्च न्यायालय की न्यायिक अधिकारिता, जो उसका ये जुडिशरी सिस्टम है जिसमें ये कहता है कि मैं ये फलाना केस उठा के चेक कर सकता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है, उसके खिलाफ भी ये जारी नहीं होगी। इन 5-6 चीजों के खिलाफ ये कभी भी जारी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति या संस्था, यदि किसी सार्वजनिक अधिकारी ने अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग किया तब जारी नहीं होगी। संविदा पे जितने भी कर्मचारी लगते हैं उनके खिलाफ जारी नहीं होगी। और उच्च न्यायालय की जो जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है, जो वो जांच करता है, उस जांच के खिलाफ कभी भी जारी नहीं हो सकती। ठीक है, ये दो के पास ही पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये पावर और किसी के पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये, सब डिविजनल कोर्ट, ग्राम कोर्ट, वो जो भी होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है। लिख दो। एक तरीके से आप इस लाइन को बोल सकते हो जुडिशरी रिव्यू।
जिसकी सीपीओ की एग्जाम होना है वो एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन पेपर दे के आओ अपने जीके जीएस वाले क्वेश्चन याद करके आना, कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। हाथ पे रहे थे, छोटे छोटे नाम लिख लाना, समझ में आ जाएंगे फिर। हैं? और तो आते बाहर लिख लेना, इतने तो याद हो ही जाते हैं। 50 आते हैं सीपीओ में। हाँ, 10 क्वेश्चन तो छोड़ दो, 10 तो करंट के आएंगे मिनिमम है। इतना मिनिमम क्राइटेरिया, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। वर्तमान में G7 G8 G20 की इनकी सबमिट बहुत हुई हैं, तो ये कहाँ हुई है, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनकी मेजबानी करने वाला देश कौन था, ये जरूर याद रखना। और इन दिनों में खेल हुए हैं कोई से? खेल तो एक आईपीएल हुआ है, और तो कौन सा हुआ है? अरे कोई राष्ट्रीय मंडल इनके खेल थोड़ी हुए हैं। चुनाव है ना, सबसे बड़ा खेल तो यही था। हुए खेल तो वो ध्यान रखना, चुनाव हुए हैं भी, चुनाव ध्यान रखना, अभी विश्व के चुनाव भी बहुत से चुनाव हुए हैं इन दिनों में, नए नए राष्ट्रपति बन चुन चुन के आए हैं, तो वो लिस्ट निकाल लेना। ठीक है, अपने राजस्थान में पिछले 6 महीने में राजस्थान में जितने नए मुख्यमंत्री बने हैं वो ध्यान रखना। मुख्यमंत्री से ज्यादा उप मुख्यमंत्री ध्यान रखना रे, मुख्यमंत्री तो फिर भी ध्यान में रहता, उप मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, तो वो ध्यान रखना। राज्यपाल की तो कोई नई नियुक्ति अभी नहीं हुई है। और एक बात और बताऊं आपको, जितने भी स्टेट हैं उनके सबके पहले गवर्नर याद करने हैं आपको। फर्स्ट गवर्नर मैंने स्टैटिक जीके में लिख के छोड़े सारे के सारे। फर्स्ट गवर्नर आपको याद होना ही होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूं, पक्का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, दावा कर रहा हूं। 28 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में आपकी सीपीओ सीएचएसएल की पेपर है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। किसकी शिफ्ट में आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आएगा पक्का। हम्म, अर्ध सरकारी बीसीसीआई ना, हाँ तो सेमी गवर्नमेंट हो गई। कौन सी? पर उनमें गवर्नमेंट कर्मचारी पे तो लग सकता है, औरों पे तो नहीं लगेगा। संस्था पे तो ऑर्डर नहीं दे सकते, सुझाव दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सजेशन का तेरे को पता ही है, सजेशन अगला माने ना माने। हाँ रे, यह रिट उच्चतम न्यायालय से निम्नतम न्यायालय के खिलाफ जारी की जाती है। जब निम्नतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से क्या करने लग जाए रे, बाहर कार्य करने लग जाए, तब तो यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय करती है रे, सक्रिय को निष्क्रिय करती है। ध्यान रखना रे, ऊपर वाली रिट निष्क्रिय क्या कर रही थी, सक्रिय कर रही थी। ये ज्यादा एक्टिव हो गए, इनको कम एक्टिव कर रही है अब। ठीक है, और यह रिट न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है, इसके अलावा इस रिट को जारी करने का अधिकार किसी के खिलाफ नहीं है, केवल और केवल न्यायपालिका। देखो नीचे लिखा हुआ है, प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, विधायी निकाय कौन से, ये विधानसभा मंडल सारे के सारे आगे हैं, निजी व्यक्ति निकाय कोई भी बॉडीज है उनके खिलाफ यह रिट कभी भी जारी नहीं हो सकती। जैसे बॉडीज कौन सी हो गई, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जितनी सारी किसमें आती हैं, बॉडीज में आती हैं, इनके खिलाफ किसी भी कंडीशन में यह रिट जारी नहीं होगी। केवल और केवल जो जुडिशरी है उसी के खिलाफ ये रिट जारी होगी। ध्यान रख लेना, कोई अपवाद नहीं है, सिंगल अपवाद नहीं है, केवल और केवल न्यायपालिका। और इन रिट का एक क्वेश्चन पक्का आता है, आर्टिकल 32 में से एक क्वेश्चन है, मान लेना। यदि मूल अधिकार में से क्वेश्चन निकाले तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं से निकलता है, क्योंकि ऊपर वाले सबको याद होते हैं। देखो याद कौन कौन से नहीं होते, 12 नहीं होता, 13 नहीं होता, 14 नहीं होता, बाकी मिल जाएंगे आपको।
19 में है ना वो क्रम है ना, वो क्रम भूल जाते हैं। ठीक है, 20, 21, 22, 23 ये सबको याद है। आप बोलोगे कौन कौन से, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 27 बोलोगे, 28 बोलोगे, ठीक है। इसके बाद में 30 बोलोगे, और बाद में 32 वाले है ना, इसमें ये रिट के अधिकार क्षेत्र भूल जाओगे। कौन से का अधिकार क्षेत्र कौन सा है? बताओ रे, 27 और 28 में क्या है? 28 में, ठीक, अब तू चुप हो जा। हाँ रे बताओ, 27 में, हाँ 27 बोल। आर्टिकल नंबर 27, 27। है किसके ऊपर है? नहीं, रिलीजन बेस्ड टैक्स इंपोज नहीं किए जाएंगे। स्टेट कभी भी रिलीजन बेस्ड टैक्स इंपोज नहीं करेगा। हाँ, 28, 28, आप दोनों को पूछ रहा हूँ। हाँ आप ना, इन दोनों आगे वाले को, 28। रिलीजन बेस्ड जो एजुकेशन है उसमें आप किसी को आना मैंडेटरी नहीं कर सकते। अगला आना चाहे तो आए, ना आए तो नहीं आए। इसी के आधार पर 4 विद्यालय की स्थापना किसके आर्टिकल नंबर 28 में की जाती है कि 4 प्रकार के क्या हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ट्रस्ट के आधारित एंड सेमी गवर्नमेंट। इनको लिख लिख के ले जाओ, क्या काम आएंगे रे। हाँ इतना जरूर कह सकता हूं, जो पढ़ेगा इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल सकता आपको। ये सारी किताबों का निचोड़ है। जी, 26 नवंबर कुछ ने लिख रखी है, 26 जनवरी। 26 नवंबर, ये तू क्लास में था नहीं, मैंने उस दिन कहा था ये कंट्रोवर्सी है। आज तक ये क्वेश्चन आया इसीलिए नहीं है कि वो हस्ताक्षर किस डेट को हुए थे, इसका ऑफिशियल डेटा अब तक किसी बुक के पास नहीं है। लेकिन अपन यदि एनसीईआरटी बेस चले तो एनसीईआरटी इसको 26 नवंबर मानती है। 11 थे, 12वां सत्र माना नहीं जाता। जब वो 25 जनवरी को बैठे थे, वो सत्र मानते नहीं है। आखिरी मीटिंग 25 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। हाँ लिख दिया रे। उत्प्रेक्षण सिटीवारी शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। यदि रिट, यह रिट उच्चतम न्यायालय, निम्नतम न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है, यदि निम्नतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से क्या चला गया और बाहर जाके कार्य करता है। देखो वहां सिर्फ रोक रहा था, यहाँ उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मंगवा लेता है और स्वयं सुनवाई करता है। ठीक है, वहां सिर्फ रोकी जा रही थी, यहां अपने पास मंगवा ली जाएगी और सुनवाई भी कौन करेगा रे, खुद करेगा। दूसरा, 1991 में उच्चतम न्यायालय, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ ने यह निर्णय दिया कि यह रिट कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। इससे पहले ये न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी होती थी। अब होता क्या रे, कई मंत्री होते हैं ना, जैसे मान लो है तो एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, और उसने काम कर दिया पंचायती राज मंत्री का, तो वो उसके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। ठीक है, तो एक दूसरे मंत्री में कंट्रोवर्सी ना हो जाए, इसलिए एक कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी होने लग गई। लिख दो, देख लो, ऊपर वाली जो प्रोहिबिशन और सिटीवारी में दोनों में एक ही अंतर है, वो भी न्यायपालिका के खिलाफ जारी है, ये भी न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी है। वो सिर्फ रोकती है, स्टॉप करती है,
ये अपने पास क्या कर लेती है, उसको मंगवा लेती है, और सुनवाई भी कौन करेगी रे, खुद करेगी। ठीक है। दूसरा, वो पहले 1991 तक ये भी न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी होती थी, और ये अब किसके खिलाफ जारी होने लग गई है, कार्यपालिका के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भी जारी होती है। हाँ, इसमें एक बात याद रख लेना, केस चाहे सुना दिया गया हो, फैसला आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, सबके खिलाफ जारी होता है। वो केवल और केवल तभी जारी होगी जब केस चल रहा हो, हेयरिंग चल रही है उसकी, तभी फैसला ना आया हो, रिजल्ट ना सुनाया गया हो। देखो, यदि न्याय क्षेत्र से बाहर चला गया है हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, सुनवाई कर रहा है बिहार के कोर्ट की, तो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है वो, ठीक है, तब तो विवेक का शक्ति का प्रयोग करेगा वो। लेकिन अपने ही क्षेत्र में काम किया, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, यदि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो उसमें कुछ प्रोविजन है, ऐसे नहीं जारी कर सकते आप, ऐसे हर किसी केस में उठ के आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। उसमें कुछ प्रोविजन है, जैसे हुआ क्या कि किसी केस में सब डिविजनल कोर्ट ने, जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने किसी व्यक्ति को माफीनामा दिया था कि इस व्यक्ति ने ये क्राइम नहीं किया है, बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा सुना दी। इस टाइम पे वो ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो जाएगा। हर कोई केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं होता है, हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर होने के प्रोविजन होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो 7 साल की सजा होनी है रे, ठीक है, तो उसमें शामिल है कि 7 और 7 से ऊपर की सजा हुई है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले सियाने बहुत होते हैं, वो कह देते हैं कि 6.5 साल की सजा है, अब नहीं जा सकते आप हाई कोर्ट में। ये कुछ प्रोविजन ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे आप हर किसी केस में नहीं जा सकते। हाँ, कुछ केस में आपको डायरेक्ट जाने की अनुमति है, जैसे वसीयत का केस है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत ही नहीं है आपको। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं है। डिवोर्स का केस है, तलाक का, आप चाहो तो सीधे हाई कोर्ट आओ, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है ना करना आपकी मर्जी है। आप चाहो तो हाई कोर्ट में हेयरिंग करवा सकते हो अपने। तो ये कुछ प्रोविजन है जिनके आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हो। जमीन के मामले हैं जिनमें आप कर सकते हो, लेकिन जमीन के मामले में कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं, हर किसी जमीन के मामले में नहीं कर सकते आप। अरे रुक, हाँ लिखा रे, ये आपका लास्ट, देखो रे, एक लाइन है ऊपर वाली, जो अभी आप उत्प्रेक्षण पढ़ के आए हो, सीटी और पढ़ के आए हो, वो विधायी निकायों यानी विधानमंडल उनके खिलाफ जारी नहीं होती है। निजी व्यक्तियों या इकाइयों, कोई भी यूनिट्स हैं, इकाइयों की जगह आप बॉडीज भी लिख सकते हो, इनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होंगे। देखो सीधी सी बात, एक एक थोड़ा सा हिंट समझ लो कि एक बार आप ये लिख दो, मैं फिर आपको दोबारा एक बात समझाता हूँ। अधिकार पर्चा लिख दो पहले, क्यों वारंटो लिख दो आप। शाब्दिक अर्थ है किसी को प्राधिकृत द्वारा या वारंट वारंट जारी करना किसी के खिलाफ। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या की जाती है, रिट जारी की जाती है। यह नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि नियुक्त करने वाले के विरुद्ध जारी की जाती है। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। यदि आप वो अयोग्य है, ठीक है, योग्य नहीं है, उसने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिससे वो योग्य साबित हो जाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट क्या है, फोर्जरी डॉक्यूमेंट है, तो उसके खिलाफ ये जारी कर दी जाएगी। हाँ जी, हाँ 2-3 कोर्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का है। हाँ लेकिन लेवल इसका ठीक है, दिल्ली का सबसे बड़ा कोर्ट है ये।
उसने तो सजा सुनाई थी उसको। नहीं, बेल को तो खारिज हाई कोर्ट ने कर दिया वापस। हाँ, तो वो बेल दे सकता है, उसके पास अधिकार क्षेत्र है इतना। कुछ कोर्टों के पास अधिकार क्षेत्र ज्यादा है। जैसे इसके पास है, इलाहाबाद के पास है, मद्रास के पास है। इनके पास कुछ भूमि इन मामलों के बहुत खतरनाक अधिकार क्षेत्र है। ये पुराने जो कोर्ट है ना, पुराने वाले इलाहाबाद है, मद्रास है, इनके पास अधिकार क्षेत्र ज्यादा है। इलाहाबाद के तो इलाहाबाद के पास तो यदि देखा जाए तो हाईकोर्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर है वो। सबसे बड़ा भी है, सबसे ऊपर भी है। न्यायिक क्षेत्र में उसके कुछ प्रोविजंस अलग लागू होते हैं उस पे। नहीं, वो तो सारे कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये सबसे पहले पहले स्थापित हुआ हाई कोर्ट है ना इलाहाबाद। दो ही तो हुए थे, इलाहाबाद और मद्रास। लिख दिया। कौन सा, ये वाला? ये वाला कहां था लागू? ये तो तभी लागू होगा जब व्यक्ति अयोग्य हो। ये तो इसी का और किसी कंडीशन में लागू नहीं होगा। व्यक्ति अयोग्य है जो उस पद पे बैठा है, उसके पास इतनी योग्यता नहीं है। हर पद की अलग अलग योग्यता होती है ना। जैसे मान लो, अब आरएस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी बनवा रखी है, तो आप अयोग्य की लिस्ट में आते हो। तो ये तो तभी जारी होगी, नहीं था और कभी नहीं जारी होगी। हाँ रे, लिख दिया। हाँ, एक बार देखो रे इनको सबको, एक बार वापस देख लो। पहली है बंदे प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेक्षण, और पांचवी है अधिकार प्रथा। अब एक बार इधर समझो रे, मैं क्या चीज समझा रहा हूं वो समझ लो। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो जाएगी। जहां मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, अर्थात ये किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकती है, यह किसी संस्था के खिलाफ भी जारी हो सकती है। मैं इस डब्बे में लिख रहा हूं जी, गवर्नमेंट संस्था, पी, प्राइवेट संस्था, अर्थात सबके खिलाफ जारी होगी। ध्यान रख लेना, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉडीज के खिलाफ भी जारी हो सकती है, और प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ भी जारी हो सकती है। कोई भी इससे बचने वाला नहीं है, ठीक है। कब जारी होगी? जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से क्या कर ले रे, बंदी बना ले, तब, ठीक है। परम आदेश केवल और केवल किसके खिलाफ जारी होगी? एक व्यक्ति के। कैसे? देखो रे, कोई सार्वजनिक, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अब वो पूरा पूरा बॉडी, जैसे मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ी इनएक्टिव है ना। एक सिंगल आदमी एक्टिव है, एक्टिव सिर्फ इसको करना है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत जारी होती है। समझ गए? दूसरी बात, प्रतिषेध, ये होती है भाई जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ जारी, ठीक है। ये आपका हाई, कोई भी कोर्ट, मान लो कोर्ट है, तो जो इससे ऊपर वाले कोर्ट बैठे हैं, तो ऊपर वाले कोर्ट को अपन बनाते हैं, तो मान लो उसके ऊपर दो टोपी लगा देते हैं अपन, ये ऊपर वाला कोर्ट है, तो ये ऊपर वाला कोर्ट इसके खिलाफ जारी करेगा, ठीक है। कार्य को सिर्फ रोकेगा, स्टॉप करेगा, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगा, ना तो मंगवाएगा, ना कोई और ऑर्डर जारी करेगा। जो ये कार्य कर रहे थे उसको क्या कर देगा रे, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, ठीक है। अब देखो, ये अपन ने ऊपर वाला, ये हाईली कोर्ट है कोई भी,
मैं कोई भी बोल रहा हूं, कोई भी हायर कोर्ट है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब डिवीजन कोर्ट के खिलाफ जारी करेगा। ये ऐसा चलता है नीचे वाला सिस्टम पूरा का पूरा। और ये नीचे कोई कोई भी कोर्ट है, ठीक है, इस कोर्ट के खिलाफ इसने कोई ऐसा कार्य किया जो इसे कार्य क्षेत्र से क्या है, बाहर है, इसकी वर्किंग एरिया से बाहर जाता है वो, तो क्या करेगा, जैसे मान लो वो ये फाइल है रे, इस फाइल को अपने ऐसे दूसरे कलर से बना लेना, ये फाइल है, इसके ऊपर सुनवाई कर रहे हैं, तो इस फाइल को क्या कहेगा, बोले इस फाइल को मेरे पास भेज दो, मैं इस मेरे पास इटसेल्फ मेरे पास भेज दो, मैं इसकी सुनवाई करूंगा, जो इसकी हेयरिंग होगी वो आप कौन करेगा, मैं खुद करूंगा, आप इसकी हेयरिंग आप नहीं कर सकते। तो ध्यान, ठीक है। दूसरा, पहले केवल और केवल किसके खिलाफ जारी होती थी, न्यायपालिका। 1991 में हाईकोर्ट ने क्या आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी कर दिया कि कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल बैठे हैं, ठीक है, उसमें भी जारी क्या हो जाएगी, ये जारी हो जाएगी। इसके अलावा किसी के खिलाफ ये जारी नहीं होती, अर्थात केवल और केवल न्यायपालिका, ऊपर वाली न्यायपालिका, ये वाली न्यायपालिका और कार्यपालिका, और यह व्यक्तिगत है। कैसे, जो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक और सार्वजनिक पद के ऊपर बैठा है, ठीक है, उसके खिलाफ जारी होगी, इसके अलावा किसी के खिलाफ ये जारी नहीं होती है। ये समझ गए पांचों की पांचों रिट, कौन सी व्यक्तिगत है, कौन सी सार्वजनिक है, कौन सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, कौन सी प्राइवेट एम्प्लॉय की है, कौन सी न्यायालय की है। कोई कंफ्यूजन? ये डब्बे घर पे जाके बनाना, ये डब्बे सही बन रहे, हाँ जी। दूसरा कौन सा है? हाँ, निषेध आदेश आ जाएगा तो, लेकिन मेनली आता नहीं है। देखो मैं बताऊं, यदि इनके इंग्लिश वर्ड आपको थोड़े बहुत याद नहीं रखने पड़ेंगे, यदि ये इंग्लिश में आएगी तो प्रोहिबिशन के नाम से ही आएगी, क्योंकि रिट के नाम चेंज नहीं हो सकते, रिट इसी नामों से जारी की जाती है। जैसे अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, तो उसके ऊपर अध्यादेश लिखा जाता है कि यह अध्यादेश है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, आगे वाले जो भी सेशन बैठेगा हमारा, उसमें क्या करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी है जुडिशरी सिस्टम हो गया, क्या नाम है, रिट एरिया हो गया है, ठीक है। हाईकोर्ट, अब सुन लो एक बार, दो तीन बातें दोबारा सुन लो। हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? 226। और सुप्रीम कोर्ट 32। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी के खिलाफ रिट जारी करने की शक्ति है? नहीं है। क्यों नहीं है? जो कि वो ना तुम लोग प्रोविजन भूला करो मत, क्योंकि वो जिस जिस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर रहा है वो कुल एक मूल अधिकार है, ठीक है, वो एक वैधानिक अधिकार है नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 226 क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, जिसके कारण जो हाई कोर्ट होते हैं उसके पास जो सिस्टम होता है वो एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरी बात, क्या इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अप्लाई कर दी गई है और अनुच्छेद 32 को खारिज कर दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 226 को कभी भी खारिज नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो सदैव क्या रहता है, रे मान्य रहता है। यह आपका आर्टिकल नंबर 32 है। इसके लिए क्या नाम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ठीक है, ये क्या है, आपके संविधान की आत्मा एंड हृदय है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 32 होता है पूरा। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 में देखो रे, 33 में क्या होता है, संसद को एक शक्ति है। अब जो मैं 33, 34 और 35 पढ़ाऊंगा ना, ये सारी संसद की है, ठीक है, संसद को एक शक्ति मिली हुई है रे। अब वो शक्ति ये है कि जो पार्लियामेंट है उसको एक पावर देता है, आर्टिकल नंबर 33, ठीक है, कि आर्मी, अब मैं जब आर्मी लिखू ना तो एयरफोर्स, नेवी सारी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कोई भी पुलिस बल, कोई भी बोल रहा हूं, कोई भी अर्धसैनिक बल, कोई भी गुप्तचर, ठीक है, या ऐसा कोई कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके तहत एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाती है, किसकी? देश की, उनके मूल अधिकार सरकार कानून बना के खा सकती है। संसद को यह शक्ति है कि जो व्यक्ति आर्मी, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सारे किस में आते हैं? अर्धसैनिक बल में आते हैं, ठीक है, ये कोई गुप्तचर, ठीक है, तो गुप्तचर में जो भी है, रो वाली जितनी भी एजेंसियां, रो है, आईबी है, ऐसे व्यक्ति इनके पास बहुत हैं जो गुप्तचर की तरह कार्य करते हैं सरकार के लिए। इन व्यक्तियों के
जो मूल अधिकार होते हैं वो इनको मिले ना मिले वो सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकार क्यों खाती है ये भी ध्यान रखना। सरकार ने सुनिश्चित कर रखा है कि सुचारू रूप से कार्य करे और अनुशासन बना रहे। अब देखो एक बात और बताऊं रे मैं आपको, यदि इनके अधिकार नहीं खाए जाएंगे ना तो ये अपने सुपीरियर का आदेश नहीं मानेंगे। यदि इनके अधिकार नहीं खाए जाएंगे तो ये अपने सुपीरियर का आदेश नहीं मानेंगे, उसको डिसऑर्डर कर देंगे, बोले मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, इसीलिए संसद को ये शक्ति है कि ये फलाने व्यक्तियों को, अब देखो कौन कौन से खाती है। पहले सबसे पहले खाएगी वाक और अभिव्यक्ति का, सबसे पहले। दूसरा खाएगी संघ बनाने का, कि आप संघ नहीं बना सकते, आप बिना किसी सरकारी इंफॉर्मेशन के किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते। यदि आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो आपको सरकार को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, या अपने डिपार्टमेंट के सुपीरियर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि आप विदाउट इंफॉर्मेशन विदेशी यात्रा करते हैं, और खासकर इन वालों को जिसमें आर्मी, पुलिस बल और गुप्तचर, इनके ऊपर तो खासकर अप्लाई होता है ये। ठीक है, यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, जैसे मान लो कर्नल रैंक का व्यक्ति बाहर जा रहा है, तो यदि कर्नल रैंक का व्यक्ति है तो उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है, जिस एरिया में वो काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है। पुलिस बल में कोई एसपी पद के ऊपर बैठा है, ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है उसके पास। ठीक है, तो वो किसी दूसरे देश को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है, संसद को ये शक्ति दी गई है कि जब जब उनको ये उचित लगे कि ये अधिकार इनका खा जाना चाहिए, तो वो आर्टिकल 33 का प्रयोग करके इन व्यक्तियों के अधिकार खा जाएगी। लिख दो। ये ऊपर वाली लाइन अधिकार पर्चा की है रे, इसे मंत्रित्व, कार्यालय व निजी कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि सेना, अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर सेवाएं आदि के मूल अधिकारों की कटौती की जा सकती है। उद्देश्य है समुचित कार्य एक साथ कार्य करें और उनमें अनुशासन बनाए रखा जाए। आर्मी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, उनकी पुलिस, इंटेलिजेंस सर्विस होती हैं, इनके क्या कर सकती हैं, ये खा सकते हैं। और जो इसका उद्देश्य है टू द प्रॉपर वर्क एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहे, किसी भी कंडीशन में डिसिप्लिन ना बिगड़े, इसके लिए ये अधिकार खाए जाते हैं रे। ये है आपका आर्टिकल नंबर 33। अध्यादेश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगा, ऑर्डिनेंस के ऊपर कभी नहीं लगा सकता वो। बस ये, हाँ, ये पूछ जरूर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई आपको ऐसी क्या मैंडेटरी पड़ गई, लेकिन एक चीज पे लगा सकता है। कैसे? जैसे अध्यादेश बार बार रिपीट हो रहा है। कैसे? जैसे अध्यादेश अभी लागू हुआ, सेशन में आई, सेशन में बिल खारिज हो गया, ठीक है, दोबारा जारी हो गया। ठीक है, एक दो बार तक तो नहीं बोलेगा, लेकिन बार बार करने में बोल देगा। हाँ, लिखा रे। देखो रे, अनुच्छेद 33 का प्रयोग केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ना कि विधानमंडल। राज्यों के पास ये शक्ति
नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ की जैसे यहाँ जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उसके लिए विधानमंडल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनके मूल अधिकारों में कटौती कर दे। अब कौन कौन से क्या कार्य नहीं कर सकते, मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, यदि इनमें कोई वर्किंग कर रहे हो आप आने वाले टाइम पे, ठीक है, कोई भी इन डिपार्टमेंट में लगते हो और आपके मूल अधिकारों का हनन हो गया है, आप बोलो सर ने आर्टिकल नंबर 32 बताया था, तो पहले आर्टिकल नंबर 33 पढ़ना, क्या उसके दायरे में तो नहीं आ रहे हो आप। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खा जाएंगे, संगठन बनाने खा जाएंगे, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों के सदस्य बनने का अधिकार खा जाएंगे आपसे। आप किसी भी श्रमिक संगठन, ये संघ नहीं होते, ठीक है, इनमें नहीं जा सकते। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बन सकते हो। प्रेस से मुखातिब होने से पहले, ठीक है, अधिकार नहीं है आपको। ठीक है, प्रेस से आप जाओगे तो पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी सुपीरियर की, हम प्रेस के सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन करने का अधिकार पे क्या आपको रोक है। दूसरा, एक चीज ध्यान रखना रे, जिस क्षेत्र में कोर्ट मार्शल लागू होते हैं उनके ऊपर आप रिट जारी नहीं करवा सकते। जिस व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हो गया है वो रिट जारी नहीं करवा सकता। आर्मी ने कोर्ट मार्शल के दायरे से उसको बंदी बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो रिट जारी कर दे। हाँ, सो इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। कोर्ट आर्मी वाले सारे नहीं आते। हाँ, नहीं देखो यदि कोर्ट मार्शल हो गया है ना, देखो मैं तो इसको डिफाइन नहीं कर रखा अपने संविधान में। कोर्ट मार्शल का कोई विशेष उपबंध नहीं है अपने संविधान में कहीं दूर दूर तक ही, कि हाँ कोर्ट मार्शल ये होगा फलाना होगा, सिर्फ शब्द लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कोर्ट मार्शल में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं नहीं होते, यदि बस सीधा है कि उनके ऑर्डर में ये लिख दिया गया है कि आर्मी ने इसका कोर्ट मार्शल किया है, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर जो कर सकते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट उसको माफ करें ना करें वो उनकी पे खेल है। अभी अब मैं आपको आगे न्यायिक क्षेत्र पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट के और गवर्नर साहब के, तब ध्यान रखना एकमात्र यही होगा, एक तो ये होगा, दोनों में डिफरेंस देखो क्या आएगा। एक साइड प्रेसिडेंट बैठे होंगे, एक साइड गवर्नर साहब बैठे होंगे। ये जितने कार्य कर सकता है उतने सारे कार्य ये भी कर सकता है, लेकिन दो कार्यों को छोड़कर सजाए मौत को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, और दूसरा कोर्ट मार्शल के दायरे से बाहर है। कोर्ट मार्शल सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। लिखो जल्दी लिखो। और आर्टिकल नंबर 34 ये कहता है, और 35 देखो, 33 34 और 35। 33 शक्ति देता है निम्न कार्यों के लिए, कौन कौन से, आर्मी वाले जो प्रोविजन है इनके लिए, अर्धसैनिक बल हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनके लिए, ठीक है, और जो पुलिस बल है इनके लिए संसद कानून बनाएगी और मूल अधिकारों में क्या कर देगी, कटौती कर देगी। आर्टिकल नंबर 34 कहता है जिस क्षेत्र में कोर्ट मार्शल लागू होंगे वहां ऑटोमेटिक मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में कोर्ट मार्शल लागू होगा उस क्षेत्र से ऑटोमेटिक क्या अप्लाई हट जाएंगे, मूल अधिकार। और 35 ये कहता है कि यदि संसद को किसी भी क्षेत्र में मूल अधिकारों में कटौती करनी है तो यह पावर केवल और केवल संसद के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। कि मूल अधिकारों की कटौती यदि कोई करेगा तो वो संसद कर सकती है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। इसके अलावा ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ना राजस्थान की जो राजस्थान क्या जो स्टेट्स के जो ये आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ना इनके पास पावर है। केवल और केवल किसके पास पावर है रे, पार्लियामेंट के पास पावर है। 33 34 और 35 ये तीन ही आर्टिकल है। पहले वाले में याद रखना, देखो 33 और 35 दोनों में कटौती हो रही है, ये ध्यान रखना। लेकिन 33 की कटौती किस पे अप्लाई होती है, जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं उनके ऊपर, या जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके ऊपर। 34 तब लागू होती है जब कोर्ट मार्शल लागू हो। कोर्ट मार्शल नहीं, मार्शल लॉ लागू हो, कोर्ट मार्शल नहीं रे, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ अप्लाई हो तब लागू होती है। और 35 नंबर तब अप्लाई होती है जब पूरे क्षेत्र से ही एक अधिकार को खाना है, ना इमरजेंसी है ना और कुछ है लेकिन संसद को खाना है, तब लागू होगा। इसके अलावा ये कभी लागू नहीं होते। दूसरा देखो, आपको मेरे को कोई बता सकता है कि इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है। मार्शल लॉ, भाई इंग्लिश वालों मार्शल लॉ को मार्शल लॉ ही बोलते हैं इंग्लिश में, और कोई नया नाम नहीं है। ठीक है, दूसरा आपातकाल यानी इमरजेंसी, इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बता दो। हाँ, चलो
क्या क्या चीजें प्रभावित होती है मार्शल लॉ से? मार्शल लॉ से कौन कौन सी चीजें इफेक्टिव हो जाएंगी? नहीं, सारे अधिकार नहीं जाएंगे। देखो, मूल अधिकार गायब, ध्यान रखना, मूल अधिकार गायब। ठीक है, इसके अलावा जो आपका राजनीतिक दरिया चल रहा है वो कभी नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मार्शल लॉ लग गया तो विधानसभा भंग हो जाएगी, नहीं होगी। पार्लियामेंट भंग हो जाएगी, नहीं होगी। पाकिस्तान में होती हैं, यहाँ नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ अप्लाई रहती हैं अपने। ठीक है, दूसरा, मूल आपातकाल में क्या होता है, जो ही आपातकाल लगा, जिस क्षेत्र में लग गया है उस क्षेत्र की लेजिस्लेचर भंग। जैसे राजस्थान में लग गया, राजस्थान की विधानसभा खारिज। पूरे देश में लग गया, पूरी खारिज। पूरे देश के 28 खारिज, जितने राज्य हैं। ठीक है, सबकी विधानसभाएं क्या हो जाएंगे रे, भंग हो जाएंगी। मार्शल लॉ किसी एक क्षेत्र पे अप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना, मार्शल लॉ इंडिया में कभी भी पूरे देश पे अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपातकाल पूरे देश पे अप्लाई हो सकता है, किसी एक क्षेत्र पे हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी जेएंडके में क्या लग रहा है, राष्ट्रपति शासन लग रहा है, एक आपातकाल का प्रोविजन है ये। ठीक है, उसी के तहत वो लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मार्शल लॉ सिर्फ मूल अधिकारों की कटौती करता है, आपातकाल पूरे खा जाएगा, पूरे के पूरे खा जाएगा। दूसरा, मार्शल लॉ में क्या होता है, जो ये सरकारी सरकारी नियम नहीं बने हुए थे कि 302 के साथ सजा होगी, पुलिस वाले ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे करेंगे, मार्शल लॉ में सब भग जाते हैं ये, फिर सारा आर्मी ले लेती है अधिकार। हाँ, ये जो प्रशासनिक ढांचा है नीचे वाला, कौन सा पुलिस वाला, ये सारा का सारा आर्मी के पास जाएगा। लेकिन आपातकाल में पुलिस बनी रहती है, आपातकाल में पुलिस बनी रहेगी। ठीक है, मार्शल लॉ का पूरे संविधान में कहीं कोई उपबंध नहीं है, सिर्फ मार्शल लॉ की बात ही इस आर्टिकल नंबर 34 में की गई है। ठीक है, इसके अलावा पूरे में मार्शल लॉ कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और लेकिन आपातकाल के प्रोविजन अलग से बनाए गए हैं, 352, 56 और 60। ठीक है, आपातकाल के प्रोविजन पहले से अप्लाई हैं, उपबंध लिखे हुए हैं, उनके जो प्रोविजन हैं वो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। यहाँ इनके कोई प्रोविजन से नहीं है, ये आपके मूल अधिकार होते हैं कंप्लीट। अब मूल अधिकार में सिर्फ कुछ विशेष बिंदु बचे हैं और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 34 और 35। आर्टिकल नंबर 34 है, जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि मार्शल लॉ लागू होता है वहां मूल अधिकारों में कटौती की जाती है। सैन्य विधि को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं नहीं कर रखा है, ध्यान रख लेना, दूर दूर तक नहीं है। आर्टिकल 34 के अलावा ये लाइन, ये शब्द ही नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं आपको ये बोलता हूं ना कि संविधान में कहीं संघीय शब्द का उल्लेख ही नहीं है, यूनियन शब्द का कहीं उल्लेख नहीं लिखा हुआ, वैसे ही इस मार्शल लॉ को, इस 34 को छोड़कर कहीं नहीं लिखा हुआ है ये कि ये क्या चीज है, क्या है, कैसे अप्लाई होगा, कौन करेगा, किसी को नहीं पता है। हाँ, अलग अलग चीज। पाकिस्तान में तख्ता पलट करती है आर्मी। क्या होता है, अलग अलग होते हैं ये, तख्ता पलट और मार्शल लॉ अलग अलग है। जैसे मार्शल लॉ है ना, मैं बताऊं आपको, जेएंडके में अप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, आपको छत्तीसगढ़ में अप्लाई मिल जाएंगे, आपको बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया है वहां मार्शल लॉ लागू है। ठीक है, या जो ये नक्सलवादी एरिया है वहां मार्शल लॉ इम्पोज किए जाते हैं सीआरपीएफ के इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन तख्ता पलट में क्या होता है, आर्मी का जो सुपीरियर होता है ना, वो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर ले और बैठ जाए, बोले आज से मऊ, वो होता था तख्ता पलट। हाँ, वो हुई थी बात, लेकिन वो ऐसा है, प्रोविजन है नहीं। लेकिन आर्मी चाहे, यदि कोई ऐसा आदमी बैठा है सन की, वो कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया तो फिर तो तख्ता पलट माना जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे गिरफ्तार कोई करता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को उठाना पड़ेगा, अपने अपने दोनों को उठाना पड़ेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 35, केवल संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनमें कटौती के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। हर किसी मूल अधिकारों को काटे नहीं सकती है। ये आपके मूल अधिकार कंप्लीट होते हैं, बाकी बात करेंगे कल।